नमस्ते क्लास। हम लोग अगले टॉपिक के लिए पढ़ेंगे और अगले टॉपिक पढ़ने से पहले हम लोग देख लेंगे पहला पिछला एक टॉपिक जिसमें कि थोड़ा सा डिस्कस करना बाकी रह गया था या फिर कुछ लोगों का क्वेश्चन क्वेश्चन होगा। इससे संबंधित हम लोग देख लेंगे उस टॉपिक को और उस टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो वो टॉपिक था वार विद द मराठाज। तो मराठा हम लोगों ने देखा कि उस समय तक की मतलब जिस समय अंग्रेज जो थे अपने मतलब पूरे पावर को एस्टेब्लिश कर रहे थे पूरे भारत में। ठीक है, सभी राज्यों में अपना अलग अलग पावर एस्टेब्लिश कर रहे थे। और उसी के साथ साथ क्या था कि वो लोग चाहते थे कि मराठा को भी जीत लिया जाए, जो कि दिल्ली में उस समय मतलब वो लोग शासन करते थे दिल्ली में। और दिल्ली इस समय तक एक मुख्य सेंटर माने जाना लगा था मतलब व्यापार के लिए। यहाँ से मतलब कि उनके देशों में अच्छा अच्छा से इम्पोर्ट हो सकता था, सभी सामान को ले जा सकते थे यहाँ से। ठीक है, तो इसी कारण वो लोग दिल्ली में आकर के भी अपना व्यापार को काफ़ी अच्छा तरह से बढ़ाना चाहते थे। लेकिन मराठा के होने के कारण मराठा के होने के कारण वो लोग अच्छे तरह से अपने व्यापार को यहाँ पे बढ़ा नहीं पा रहे थे, उनसे डर जा रहे थे। या फिर मराठा उस समय अपने बहुत शक्तिशाली होते थे, मतलब अपने राज्य को बचाने के लिए वो लोग किसी भी मतलब कोई भी कार्य करने लगते, मतलब किसी भी तरह का युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे। ठीक है, तो इसी क्रम में मतलब अभी ये कंपनी के लोग जो थे वो सोच ही रहे थे कि हम लोग मराठा पे आक्रमण करेंगे। तब तक एक अफगान का एक व्यक्ति मतलब अफगान का एक नवाब जो था, वो जो हम लोग पिछले पिछले वीडियो में भी पढ़े थे इनके बारे में, जो कि थे अहमद शाह दुरानी भी मराठा को मतलब दिल्ली में आकर के अपना राज्य जो है वो अपना शासनकाल जो है वो बढ़ाना चाहते थे। तो अहमद शाह दुरानी भी कई दफ़ा मतलब बहुत बार मतलब मराठाओं से उनका युद्ध हुआ था, और मराठाओं से उनका युद्ध होने के साथ साथ वो कई बार युद्ध में हार भी गए थे। ठीक है, तो मतलब किस तरह वो सोचे थे कि अब कैसे हम लोग मराठा से युद्ध करें और मराठा से युद्ध हम लोग जीतें। ठीक है, तो इस क्रम में क्या करते थे वो लोग कि मतलब जो भी मराठा से युद्ध करने के लिए, जैसे पिछले क्लासेज में हम लोगों ने पढ़ा कि अंग्रेज किसी भी राजा पे पहले अटैक करने से पहले क्या करते थे कि वो ढूंढते थे राजा की राजा की राज्य की कौन कौन सी कमियां हैं। मतलब कि या तो उनकी सैन्य बल की कमियां हो सकती हैं, या फिर मतलब कि राजा की कोई पर्सनल जो है वो कमी हो सकती है, या फिर मतलब कि उनके राज्य से किसी व्यक्ति को मिला लेते थे जिसको हम लोग पपेट्स कहते थे। ठीक है, तो ये भी इन्हीं कमियों को ध्यान में रखते हुए मतलब कि मराठा में भी ये ढूंढने लगे कि मराठाओं में भी कौन सी कमियां हैं। ठीक है, और उसके बाद भी जब उनमें कोई कमी नजर नहीं आई, मतलब वो सारे हिस्सों में मतलब सारे जगहों मतलब सारे तरफ से वो लोग जब अच्छे दिखने लगे, मजबूत दिखने लगे, उनका पक्ष मजबूत दिखने लगा, तो अब क्या किया कि उनमें से किसी एक राजा को उन्होंने अपना पपेट बनाया। मतलब अफगान के जो भी अहमद शाह दुरानी जो थे वो उनमें से किसी एक राजा को पपेट्स बनाए, और उन्होंने अपने एक नीति अपनाई और बोले कि आप जो हैं पहले उनके सेना में ही रहेंगे, जो भी उनके मतलब मराठाओं के सेना में रहेंगे और मराठाओं के सेना की सारी गतिविधियों का जानकारी हमें देते रहेंगे। ठीक है, तो कई बार मतलब युद्ध की तैयारियां चलती रही, युद्ध होने भी लगा। युद्ध के समय भी मतलब युद्ध के समय भी वो उनके जो पपेट्स थे वो मराठा के साम्राज्य में ही थे। और उसके बाद जब अंतिम समय आया, युद्ध का निर्णायक समय आया, तो वो अचानक से उनका जो अपने सारे सैनिकों को पीछे हटा लिए और वो दुरानी के साथ जाकर के मिल गए। और मिलने के बाद सभी लोग मिल करके जितने भी मराठा सल्तनत के मतलब जो प्रमुख पेशवा थे उस समय उनको मार दिया गया। और मारने के बाद और प्रमुख पेशवा को मारने के बाद उन लोगों का मतलब वर्चस्व फिर से और बढ़ गया। तो इसी लड़ाई को पानीपत के युद्ध के नाम से हम लोग जानते हैं, जो हम लोग इसको पिछले पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो मराठाओं के इसके बाद भी कंपनी के लोगों ने मराठाओं पे अटैक किया। तो मराठा जो है इसी क्रम में बहुत सारे युद्ध जो है हारते चले गए, मतलब बहुत सारे युद्ध हारे, तो मतलब वो हार करके अलग अलग राज्यों में जा करके बैठ गए। ठीक है, मतलब वो अपना सेना तैयार करने के लिए या फिर अपना शासन चलाने के लिए कुछ ना कुछ नया व्यवस्थाओं को ढूंढ रहे थे। इसी क्रम में वो लोग अलग अलग राज्यों में जा करके बैठ गए, और उनको चलाने के लिए चार प्रमुख डायनेस्टी को नियुक्त किया गया। जो कि चार प्रमुख डायनेस्टी कौन कौन से थे हम लोग पिछले क्लास में भी बात किए थे और इस क्लास में भी बात कर रहे हैं। इसलिए बात कर रहे हैं कि ये जो है डायनेस्टी जो है वो काफ़ी
इम्पोर्टेंट डायनेस्टी हैं मतलब मराठा सल्तनत के। ये आगे जा कर के भी काफ़ी युद्ध लड़े और काफ़ी युद्धों में मतलब इनकी विजय भी हुई, और मतलब कि मतलब बहुत तरीके से इन लोगों ने लोकल्स को मतलब भारत के जितने भी जनता थी उनको काफ़ी तरह से मदद पहुंचाया। ठीक है, तो ये चारों नवाब, चारों मतलब डायनेस्टी थे। तो पहला था उसमें से सिंधिया डायनेस्टी, ठीक है, और दूसरा था होलकर डायनेस्टी, तीसरा था गायकवाड़ डायनेस्टी, और चौथा था भोसले डायनेस्टी। ठीक है, मतलब इन चारों डायनेस्टी को मतलब अच्छा से शासन में चलाने के लिए, अच्छा से रूल करने के लिए इनके ऊपर एक होते थे चीफ, जो डायनेस्टी ऑफ चीफ कहे जाते थे। ठीक है, और इन चीफ के ऊपर भी एक होते थे पेशवा, जो पेशवा के अंडर में एक चीफ होते थे, और चीफ के अंडर में ये चारों डायनेस्टी आता था। ठीक है, मतलब अलग अलग जगहों पे इन चारों डायनेस्टी को भेज दिया गया था, और सारे डायनेस्टी का देख रेख एक प्रमुख व्यक्ति करते थे, जिनका जो कौन होते थे, पेशवा होते थे। ठीक है, तो पेशवा के देख रेख में सारे चारों डायनेस्टी को चलाया जाता था। ठीक है, चारों अलग अलग राज्यों को या फिर चारों अलग अलग जगहों को उसमें नेतृत्व में लाया जाता था। ठीक है, तो इसी क्रम में ये मराठा साम्राज्य का मतलब यहाँ तक हम लोग इतिहास इसमें दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग अगले चैप्टर में या फिर अगले क्लास में मराठा सल्तनत का और भी हम लोग जानकारी लेंगे और भी इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक और इसी क्रम में दूसरा टॉपिक दिया हुआ है हमारे किताब में। दूसरा टॉपिक है द क्लेम टू पैरामाउंटेसी, मतलब कि पैरामाउंटेसी एक पॉलिसी थी जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी। तो ये हम लोग जानेंगे इस टॉपिक में कि पैरामाउंटेसी उस क्या कौन सी पॉलिसी है, और मतलब कि किस तरीके से इस पॉलिसी पे वर्क होता था और क्या क्या इस पॉलिसी के नियम कानून थे। तो ठीक है, तो पैरामाउंटेसी का मतलब इसको लगाया, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किसके द्वारा लगाया गया था। तो उस समय के एक गवर्नर जनरल होते थे, गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा पैरामाउंटेसी पॉलिसी को लगाया गया था, और लॉर्ड हेस्टिंग का शासनकाल चला था 1813 ईस्वी से लेकर के 1823 ईस्वी तक, यानी कि 1913 से लेकर के 8013 से लेकर के 8023 तक इनका शासनकाल चला था। ये गवर्नर जनरल थे उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के। ठीक है, तो इनके शासनकाल में पैरामाउंटेसी पॉलिसी को लाया गया था, जिसमें पैरामाउंटेसी पॉलिसी को इसलिए लाया गया था कि पैरामाउंटेसी का सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं। पैरामाउंटेसी मतलब होता है कि एक ऐसा पॉलिसी, अंग्रेजों के द्वारा एक ऐसा पॉलिसी नियुक्त किया गया कि मतलब अब सारे राजाओं को, ये भारत के जितने भी राजा थे उन सारे राजाओं को ये बताया गया कि आपके शासनकाल के होते हुए भी आपके शासनकाल से ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा मतलब कि समृद्ध, ज़्यादा एक्टिव हमारा शासनकाल है। मतलब सारे मतलब कि ये बताया गया कि आपके शासनकाल के होते हुए भी हम लोग आपसे ज़्यादा पावरफुल हैं, आपसे ज़्यादा ऑथोरिटी में हमारी गवर्नमेंट है। मतलब कि वो ऐसे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेकर के समझ लेते हैं कि मतलब कि एक दूसरे को मतलब जैसे कि अंग्रेज जो हैं वो लगातार युद्ध करते थे, तो युद्ध करने के साथ साथ वो लोग युद्ध जीतते गए। तो वो लोगों ने, उनके दिमाग में आया कि अब हम लोग जब युद्ध कर रहे हैं तो हम अपने हिसाब से क्यों नहीं पॉलिसी को लॉन्च करें, हम अपने हिसाब से क्यों नहीं नियम कानून को बनाएं, अपने व्यापार को बढ़ाएं, हम लोग यहाँ पे शासन करने की जो क्षमता है उसको बढ़ाएं। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने पहली बार पैरामाउंटेसी का एक पॉलिसी लेकर आए, जिस पैरामाउंटेसी में ये बताया गया कि अब जो शासनकाल चलेगा उस शासनकाल का टोटल मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का टोटल जो मतलब रूल बनेगा वो अब कंपनी बनाएगी, और कंपनी के हिसाब से जो भी इस रूल पे चलेगा नहीं, जो भी इस रूल पे का फॉलो नहीं करेगा उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मतलब बहुत ज़्यादा इसको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, मतलब उसको सज़ा भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो नियम था वो सिर्फ और सिर्फ किसी मतलब एक ऑर्डिनरी व्यक्ति के लिए नहीं होता था, ये सारा नियम जो है वो राजा महाराजाओं के लिए यूज होता था। मतलब कि एक तरह से हम लोग देखें तो अंग्रेज अपने आप को मतलब एक बहुत बड़ा डायनेस्टी मानने लगे थे, एक बहुत बड़ा पावरफुल शासक मानने लगे थे, जो कि मतलब इनका हौसला ये कहाँ से आया था कि वो लगातार पिछले कई युद्धों को जीतते आ रहे थे। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वो अफगान से युद्ध जीते, और वो मराठाओं मतलब कि मराठा के पहले भी वो कई सारे युद्ध जीते, मीर कासिम को हराया उन्होंने, और मीर कासिम के जगह पे उन्होंने अपने खुद नवाब बन गए, मीर सिराजुद्दौला को हराया, मीर जाफ़र को हराया। तो ये सारी लगातार युद्ध जीतने के बाद ये सारे इनके मन में विचार आया कि हम लोग अब क्या करते हैं कि हम लोग खुद नवाब बन जाते हैं, मतलब हम लोग खुद नवाब बन गए, और नवाब बनने के बाद भी फिर इनके मन में आया कि हम लोग अब अपनी अथॉरिटी चलाएंगे, हम लोग अपना प्लान लॉन्च करेंगे, अपना रूल लॉन्च करेंगे, और इसी के अनुसार सभी लोग को मतलब हम लोग रूल करेंगे।
ठीक है। तो इसी क्रम में हम लोग आगे देखते हैं कि इंग्लिश में मतलब जैसे ये अपना पॉलिसी लॉन्च करने के कुछ समय बाद अब सोचे कि हम लोग जितने भी राज्य हैं उस पर चढ़ाव करते हैं। तो उसी क्रम में एक अगला राज्य जो आता है वो एक काफ़ी छोटा सा राज्य था, लेकिन वो अंग्रेजों के काफ़ी विरुद्ध थे, काफ़ी इनके पॉलिसी के विरुद्ध थे, काफ़ी इनके मतलब व्यापार के तरीकों के विरुद्ध थे। मतलब जिन तरीकों से ये लोग का व्यापार बढ़ता था उसके ये लोग काफ़ी विरोध करने लगे थे। और इस विरोध करने में सबसे प्रमुख हाथ था वहाँ की रानी का। और वहाँ की रानी कौन थी? रानी चमन्ना। हम लोग बात कर रहे हैं उस समय के कित्तूर राज का। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, कित्तूर राज, कित्तूर जो अभी कर्नाटक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उस समय की वहाँ की रानी थी रानी चन्नम्मा। रानी चन्नम्मा थी वो, जो कि मतलब अंग्रेजों का बहिष्कार करती थी, उनके व्यापार करने के तरीकों को बहिष्कार करती थी। उन्होंने काफ़ी लड़ाइयाँ भी लड़ी अंग्रेजों के साथ। ठीक है, जिसमें कि मतलब कि वो मतलब बहुत बार मतलब वो जीती भी और अपने प्रजा को वो मतलब न्याय भी दिलवाई सही समय पे। और उसके बाद क्या हुआ कि किसी भी मतलब किसी और तरीके से युद्ध करके या फिर मतलब कि मतलब बहुत सारे लोगों को मिला करके अंग्रेजों ने जब रानी चन्नम्मा को से युद्ध किया तो वो एक युद्ध में हार गई और उनको बंदी बना लिया गया। ठीक है और उनको बंदी बनाने के बाद उनको क्या किया गया? कारावास में डाल दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि कारावास में ही रानी चन्नम्मा की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अंग्रेजों ने कोई खुलासा नहीं किया कि रानी चन्नम्मा की मृत्यु कैसे हुई थी। और उनकी मृत्यु हुई थी 1824 ईस्वी में। 1824 ईस्वी में रानी चन्नम्मा की मृत्यु ऐसा माना जाता है कि जेल में ही हो गया था। ठीक है, और रानी चन्नम्मा की मृत्यु के बाद ही उनके एक सेनापति जो थे, उनके एक सेनापति थे, उनकी सारी गतिविधियों को, उनके सारे नियमों को मतलब उसी तरीके से अमल में ला रहे थे जिस तरीके से रानी चन्नम्मा लाती थी। जैसे कि उनका जो भी मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध कार्य करना था वो कार्य करते थे। अपने राज्य को संभालना था, जैसे कि टैक्स से बचा सके अंग्रेजों से, तो वो टैक्स से बचाते थे। ठीक है, और इस मतलब उनका जो उनके सेनापति थे, उनका उनका मतलब उनके सेनापति को मतलब कि क्या हुआ कि रानी चन्नम्मा के जो सेनापति थे उन्होंने भी काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी। और लड़ाइयों लड़ने के साथ साथ वो मतलब अंग्रेजों के कई मतलब ऐसे मतलब महल या फिर मतलब ऐसे ऑफिस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया जहाँ पे वो लोग अपने किसी रिकॉर्ड्स को रखते थे। मतलब कि जितने भी आयात निर्यात के जितने भी रिकॉर्ड्स थे, जितने भी व्यापार के रिकॉर्ड्स थे, उसको रखते थे। उन्होंने बहुत सारे मतलब ऐसे युद्ध, छोटे मोटे युद्ध जीते और मतलब उनके बहुत सारे जो हैं वो ऑफिस को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसके कारण अंग्रेजों को काफ़ी गुस्सा आया। और अंग्रेज उनको मतलब किसी भी तरीके से पकड़ के और उनको फांसी की सज़ा दे दी, उनको फांसी पे लटका दिया। ठीक है, इसी शासनकाल में क्या होता है कि इसी शासनकाल में जब अंग्रेज पूरी तरह से आगे बढ़ रहे थे, मतलब अपने शासनकाल को लेकर के पूरी तरीके से मतलब स्ट्रगल कर रहे थे, अपना आगे भी बढ़ रहे थे, तो इसी शासनकाल में रसिया में मतलब रसिया के भी जितने भी व्यापारी भारत आए थे वो भी, उनका भी मतलब जो शासनकाल था वो काफ़ी अच्छे से चल रहा था। वो भी मतलब कि वो भी अपने व्यापार को काफ़ी अच्छे से बढ़ा रहे थे। तो भारत के नॉर्थ ईस्ट में मतलब रसिया काफ़ी अच्छा तरह से रूल कर रहे थे। मतलब वो अपने व्यापार को काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ा चुके थे, दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा वो शक्तिशाली होते जा रहे थे। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनका ग्रोथ देख करके ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगा। ये सोचे कि कभी ऐसा समय ना आ जाए कि मतलब कि हमसे भी ज़्यादा व्यापार करने को लेकर के ये वो हो जाए, मतलब हमसे भी ज़्यादा इनका व्यापार बढ़ जाए और हमको जितना प्रॉफिट होती है इनको उस प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे, उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने लगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले मतलब कि सोचा कि हम लोग क्यों ना नॉर्थ ईस्ट पे हम लोग कब्जा कर लेते हैं और उसके बाद से हम लोग वो करते हैं। तो ये लोग के साथ साथ मतलब कंपनी ने रसिया के साथ भी बहुत बार युद्ध किया। ठीक है, और युद्ध करने के बाद मतलब रसिया के लोगों को उन्होंने हराया और हराने के बाद फिर से वो अपना वहाँ पे रूल जो है, अपना जो नियम जो है वो उसको एस्टेब्लिश करने लगे। ठीक है, इसी क्रम में मतलब कि वो लोग पंजाब को भी आप अपने में मिलाने के लिए सोचा। तो पंजाब के उस समय राजा थे रंजीत सिंह, जो रंजीत सिंह काफ़ी शक्तिशाली राजा थे, जो कि मतलब उस समय वो पंजाब के जो जितने भी शासनकाल थे रंजीत सिंह के शासनकाल में, वो मतलब कि सभी लोग उनके आसपास के जितने भी राजा थे वो उनसे डर के रहते थे कि ये काफ़ी शक्तिशाली राजा हैं इसके कारण। ठीक है, तो रंजीत सिंह से युद्ध करने के लिए वो लोग मतलब हिचकिचाए और उन्होंने मतलब वो अपना युद्ध का प्लान जो है वो ड्रॉप कर दिए
और फिर क्या किए कि जैसे ही रंजीत सिंह की मृत्यु हुई, मृत्यु होने के तुरंत बाद, रंजीत सिंह की मृत्यु होने के बाद वो फिर से पंजाब पे अटैक किया, और पंजाब के उस समय शासनकाल सिखों के हाथ में चला गया था। तो सिखों से युद्ध किया और सिखों को हराया, ठीक है, अंग्रेजों सिखों को हरा दिए, और फिर से वहाँ पे अपना जो है पॉलिसी को लॉन्च किया, और वहाँ पे फिर से अपना शासन करने लगे, और वहाँ पंजाब में भी अपना ये शासन को विस्तार करने लगे। जैसे कि हम लोग पिछले पढ़ते हैं कि इन लोगों ने शासन को कैसे कैसे विस्तार किया। किसी भी राज्य को जीतते थे तो वहाँ पे सब्सिडी अलाइंसेस को वहाँ पे अप्लाई कर देते थे। तो आशा करते हैं कि ये बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि सब्सिडी अलाइंसेस क्या होंगे, सबको पता होगा कि सब्सिडी अलाइंसेस क्या होंगे, और कैसे अब कैसे अंग्रेज अपने किसी भी राज्य में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए क्या क्या करने लगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम लोग कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, इस टॉपिक के बारे में हम लोग, ये भी एक पॉलिसी ही है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये कौन सी पॉलिसी है और किसने लाया, और इस पॉलिसी को कितने दिनों तक चलाया गया, और क्या क्या इसके फायदे और घाटे हुए, नुकसान हुए। ठीक है, तो हम लोग इसको अगले टॉपिक में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और उम्मीद है कि सभी लोग घर पे ही होंगे और घर से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। जिसको भी मतलब कि पढ़ाई से संबंधित जो भी समस्या आएगी वो अपने सब्जेक्ट टीचर से बात कर लेगा, और उसके बात करने के बाद आपकी समस्याओं का थोड़ा समाधान जरूर निकाला जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, घर पे रहिए और पढ़ते रहिए।